हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग फाइनली डन का सीजन 2 आ चुका है, जो कि सीजन 1 से भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि हम इसके एपिसोड 1 को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही जिसने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो वो जाकर हमारे चैनल पर देख सकता है, और जिन्होंने देख रखा है तो वो मुझे यस का कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि इस एनिमे के कितने ज्यादा फैंस हैं। खैर बातें बहुत हो चुकी हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओकरुन और मोमो दोनों जीजी के साथ उसके घर आए होते हैं, उसके घर में मौजूद गोश्त को भगाने के लिए। जीजी का घर पूरी तरह से देखने के बाद मोमो कहती है कि अरे यहाँ तो कोई छोटा मोटा गोश्त होगा जिसे ये लोग बड़ी ही आसानी से भगा देंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो चली जाती है हॉट स्प्रिंग में, और यहाँ पर जीजी के घर में ओकरुन और जीजी दोनों को एक रहस्यमय कमरा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे तालिस्मान भरे होते हैं। और दूसरी तरफ मोमो के सामने भी कुछ अजीब जैसे दिखने वाले आदमी आ जाते हैं, और वो सभी भी इस हॉट स्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं, और वो लोग मोमो पर गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगते हैं। तो मोमो इन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, और वो डरे भी क्यों ना, क्योंकि ये सभी लोग दिखने में ही इतने ज्यादा डरावने होते हैं। खैर इसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं, और मोमो एक बंदे पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा इसे पकड़कर सीधा पानी में डुबा देता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मोमो अपनी पावर्स का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। मोमो की पावर्स की वजह से पूरा हॉट स्प्रिंग ही तबाह होने लगता है, और आसपास की सभी दीवारें भी टूटकर इन लोगों पर गिरने लगती हैं। मोमो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बंदा मोमो के पैर को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी एक बड़ी सारी दीवार सीधा इसके ऊपर आ गिरती है, और इन सब की बैंड बज जाती है। और तभी हम देखते हैं कि भैया यहाँ पर तो टर्बो ग्रैनी कब से बैठकर हॉट स्प्रिंग के मजे ले रही थी। वो मोमो से कहती है कि मोमो तुम तो काफी लकी हो के इन सब से बच गई। खैर मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, और वो यहाँ आई कब। जिस पर ग्रैनी बताती है कि उसने सेको को बात करते हुए सुना था कि जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर काफी सारे हॉट स्प्रिंग हैं। तो ये सुनकर उससे रहा नहीं गया, और वो भी मोमो के बैकपैक में छुपकर यहाँ पर आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे टाउन के कुछ लोग आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि यहाँ पर तो सब चीजें टूट फूट चुकी हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये सब किसने किया होगा, लेकिन तभी उनकी नजर इन अजीब जैसे दिखने वाले लोगों पर पड़ती है, और वो इन्हें देखकर कहते हैं कि तुम लोग तो कीटो फैमिली से हो ना, और तुम लोगों ने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। खैर इसके बाद टाउन के सभी लोग इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन ये सभी लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। तो इसके बाद मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में बात करने लगती है, जिस पर ग्रैनी बताती है कि उसका घर मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी घर की हर एक दीवार ने इंसानी खून को एब्सॉर्ब किया हुआ है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ओकरुन और जीजी को देखते हैं, और वो दोनों इस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। ओकरुन जीजी से कहता है कि उन्हें मोमो के बिना इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी घर के बाहर कोई आ जाता है, और इन्हें लगता है कि शायद मोमो वहाँ पर होगी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कीटो फैमिली की ही कुछ बूढ़ी औरतें आई होती हैं, और इन्हें देखकर एक बात तो कंफर्म है कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर ये जो कोई भी है हमें आगे चलकर पता चल ही जाएगा। तो इसके बाद आ जाता है डन एनिमे का इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि ये सभी बूढ़ी औरतें अब जीजी के घर में आकर बैठ जाती हैं, और यहाँ पर पार्टी शार्टी करने लगती हैं। और ओकरुन इन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो जीजी से पूछता है कि आखिर ये सभी अजीब जैसे दिखने वाली बूढ़ी औरतें कौन हैं। तो इस पर जीजी से बताता है कि ये सभी यहाँ की जानी मानी कीटो फैमिली से हैं, और यहाँ मौजूद सभी घरों को ये लोग ऑन करते हैं। और जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो तब से उन्होंने जीजी से घर का किराया नहीं लिया, और वो इसे यहाँ फ्री में रहने दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये नाकी नाम की जो बूढ़ी औरत होती है, वो जीजी से कहती है कि वो आखिर बिना बताए यहाँ से कहाँ चला गया था, क्योंकि उसे यहाँ से कहीं भी जाने से पहले इनसे परमिशन लेनी होगी। जिस पर जीजी हंसते हुए कहता है कि अरे कहीं नहीं, मैं तो बस अपने जिगरी दोस्त को लेने के लिए गया था। जिस पर नाकी कहती है कि कहीं तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को तो नहीं लेकर आ गए। ये सुनकर बाकी सभी औरतें भी काफी ज्यादा भड़क जाती हैं, और इस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, और कहती हैं कि अरे बेवकूफ, यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम हमारी प्रॉपर्टी को बदनाम कर दोगे, और फिर से कोई भी नहीं खरीदेगा। जीजी कहता है कि अरे ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, और तुम्हें ये लड़का किस एंगल से भूत भगाने वाला लगता है। जिस पर नाकी जीजी को धमकी देते हुए कहती है कि सुन बच्चे, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मेरे पास हंटिंग लाइसेंस है, और हंटिंग करते हुए अक्सर हादसात हो जाते हैं। जैसे कि मैं जंगल में किसी भालू का शिकार कर रही थी, तो गलती से एक आदमी बीच में आ गया और उसे गोली लग गई, तो तुम्हें भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जीजी कहता है कि अरे आंटी शांत हो जाए, माना कि आपके पास लाइसेंस है, लेकिन फिर भी इंसानों की तरफ गन तानना गैर कानूनी है, और अगर किसी पुलिस वाले ने आपको ये करते देख लिया तो आपको सजा भी हो सकती है। और उसके इतना कहते ही एक पुलिस ऑफिसर इसके घर आ जाता है, और उसके साथ कीटो फैमिली के कुछ बंदे भी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो टाउन के लोगों ने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, लेकिन
लेकिन तभी ऑफिसर कीटो ने आकर हमें बचा लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ मिला हुआ है। खैर इसके बाद एक आदमी जीजी से पूछता है कि वैसे तुम कहाँ चले गए थे, जिस पर जीजी कहता है कि वो तो अपने इस दोस्त को लेने के लिए गया हुआ था। ये आदमी कहता है कि झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद वो बंदा होकर उनसे पूछने लगता है कि अगर तुम जीजी के दोस्त हो तो तुम्हें यह पता ही होगा ना कि जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है, और अगर तुम जीजी के दोस्त नहीं हो तो मुझे ये भी पता लगाना होगा कि तुम फिर कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। ये सुनकर ओकरुन की तो हवा ही टाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जवाब दे देता है और उसका जवाब भी बिल्कुल ठीक था और उस बंदे को यकीन हो जाता है कि ओकरुन जीजी का दोस्त है। असल में जो पोस्टर उन्होंने दीवार पर लगाया था उस सुराग को छुपाने के लिए, उस पर बनी हुई टीम को ही देखकर ओकरुन ने जवाब दे दिया था और उसका जवाब सही भी था। खैर इसके बाद नाकी जीजी से कहती है कि तुम लोगों के साथ एक लड़की भी तो थी ना, वो कहाँ पर है। जीजी कहता है कि कौन सी लड़की, हमारे साथ तो कोई लड़की नहीं थी। और जीजी की बात सुनकर अब तो इन लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि वो लोग इनसे झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि किसी टेंपल में आई थी और वो यहाँ पर सुशिनोको को देखने के लिए आई होती है। और इस टेंपल को जो पुजारी होता है ना, वो भाई साहब किसी बूट्यूबर नाम के प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोस बना रहा होता है, मतलब वो बूट्यूबर बनना चाहता है। और उसके बाद वो मोमो को टेंपल के अंदर ले जाता है और मोमो ये सोचकर काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली उसे सुशिनोको को देखने का मौका मिल रहा है। और जब वो उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि ये तो बस एक नॉर्मल शाम की केचड़ी ही थी और ये कहीं से भी किसी जायंट सरपेंट की लाश नहीं लग रही होती है। जिस पर ये बंदा कहता है कि जो भी है यही है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो बंदा इसे बताता है कि असल में यहाँ के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इस वोल्केनो के नीचे एक जायंट सरपेंट रहता है और अगर उसे ज्यादा भूख लग गई तो ये वोल्केनो फट भी सकता है। तो इसीलिए वो पिछले 200 सालों से उस जायंट सरपेंट को इंसानों की बलि चढ़ाते हुए आ रहे हैं ताकि ये वोल्केनो शांत रहे, और इसके बदले में उस जायंट सरपेंट ने उन्हें ढेर सारे हॉट स्प्रिंग का तोहफा दिया है। और यहाँ जो केचड़ी मौजूद है वो उसी जायंट सरपेंट की ही है। मोमो कहती है कि तो फिर ये सुशिनोको क्या है, जिस पर ये बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस हम लोगों ने ऐसे ही इसका नाम रख दिया है ताकि ये नाम सुनकर ढेर सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए, जैसे कि तुम यहाँ पर आ गई हो। ये बंदा कहता है कि मैं ये स्टोरी सब लोगों को इसीलिए बताता हूँ कि अक्सर लोग सीधे साधे होते हैं और वो इस तरह की जायंट सरपेंट वाली बातों को हकीकत मान लेते हैं, तो इसीलिए मैं इस टेंपल में आने वाले हर एक बंदे को सच्चाई बताता हूँ। खैर मोमो कहती है कि तुम तो एक बूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो तुम ये स्टोरी बूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड करते। ये सुनकर वो कहता है कि अरे हाँ, मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। खैर इसके बाद मोमो सीधा जीजी के घर आ जाती है और वो देखती है कि कीटो फैमिली ने ओकरुन और जीजी को भी बांध रखा होता है। और मोमो को देखकर नाकी कहती है कि चलो अब तीसरी बलि भी आ गई है, तो क्यों ना फेस्टिवल को शुरू किया जाए। तो इसके बाद ये सभी लोग मोमो को पकड़ने लगते हैं, लेकिन मोमो अपनी पावर्स का यूज करके इनसे बचने लगती है और वो एक बंदे के सीधा सर पर एक जोरदार किक दे मारती है और दूसरे बंदे के मुंह पर अपना घुटना मारकर उसका नाक फोड़ देती है। खैर एक बंदे के तो वो अंडे ही फोड़ देती है और इसके बाद वो खाने की टेबल उठाकर सीधा उसके ऊपर पटक देती है। लेकिन तभी एक बंदा इसे पीछे से पकड़ लेता है और इसे जोरदार टक्कर दे मारता है, जिस वजह से मोमो बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी मोमो के बैकपैक से निकलकर इस पर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से ये बंदा एक बोतल से फिसलकर सीधा जमीन पर जा गिरता है। तो भाई इसके बाद नाकी सीधा भागते हुए आती है और मोमो पर अटैक कर देती है। मोमो अपनी पावर्स का यूज करके इससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि मोमो के किसी भी वार का इस पर असर नहीं होता। तो इसके बाद नाकी मोमो पर एनाकोंडा स्टाइल में एक जोरदार अटैक करती है, जिस वजह से मोमो सीधा दीवार से टकराते हुए उस तालिस्मान वाले कमरे में जा गिरती है। नाकी कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है और वो किस तरह की पावर का यूज कर रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले किसी को भी इस तरह की पावर्स का यूज करते हुए नहीं देखा। खैर नाकी कहती है कि ये लड़की जो भी है लेकिन एक स्पिरिट मीडियम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आई हो। नाकी मोमो से कहती है कि कीटो फैमिली इस जगह को पिछले 200 सालों से प्रोटेक्ट कर रही है और वो लोग लॉर्ड सरपेंट को पिछले 200 सालों से बलि चढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो जिस वजह से यहाँ का ज्वालामुखी शांत है और उन्हें इसके बदले में ढेर सारे हॉट स्प्रिंग का तोहफा भी मिला है। और नाकी कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे फेस्टिवल को खराब करने के लिए आई हो तो हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जो सुन मोमो कहती है कि तो क्या तुम लोग सचमुच में इंसानों को सैक्रिफाइस करते हुए आ रहे हो। नाकी कहती है कि हाँ, और जिस घर में अभी हम लोग मौजूद हैं हम लोग इसी घर में ही उन लोगों को लेकर आते हैं जिनको सैक्रिफाइस करना होता है। और ये सुनकर मोमो समझ जाती है कि जीजी और उसकी फैमिली को भी यहाँ सैक्रिफाइस करने के लिए ही लाया गया था। और इसके बाद मोमो अचानक से ही जमीन में धंसने लगती है और वो अपनी पावर्स का यूज करके बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसे वापस से अंदर धकेल देते हैं। लेकिन तभी ओकरुन और जीजी सोफा उठाकर उनके ऊपर पटक देते हैं और इन लोगों को भी कमरे के अंदर गिरा देते हैं और मोमो को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी लोग अचानक से ही कमरे के अंदर गिर जाते हैं और सभी लोग कमरे के नीचे चले जाते हैं। और ये लोग देखते हैं कि इस कमरे के नीचे बहुत सारे घर होते हैं और ये देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर यहाँ पर इतने सारे घर
अंदर कैसे आए। जीजी मोमो और ओकरुन की मदद मांगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उसे बचा पाते वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो किसी नरम चीज के ऊपर जा गिरता है और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि जायंट सरपेंट ही होता है। ये देखकर मोमो कहती है कि मतलब वो सभी कहानियां सच थी, लेकिन इसे देखकर ओकरुन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है, और उसे याद आता है कि ये एक इंसानों को खाने वाला कीड़ा है जिसके बारे में उसने एक किताब में पढ़ा था, लेकिन आमतौर पर ये कीड़ा तो 2 मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो हो सकता है कि शायद इतने लंबे टाइम तक यहाँ रहने की वजह से ये इतना बड़ा हो गया हो। खैर किटी फैमिली के लोग इसकी पूजा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तीनों बच्चे हम यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए लाए हैं, तो आप इन तीनों को खा लो। तो इसका मतलब ये है कि जिसे ये लोग जायंट सरपेंट समझकर उसकी पूजा करते आ रहे थे वो असल में एक मैन ईटिंग अर्थवॉर्म है। खैर मोमो इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बस एक कीड़ा है, लेकिन फिर भी ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और अपना नाच गाना शुरू कर देते हैं ताकि वो सरपेंट इन्हें ना खाए। लेकिन पलक झपकते ही वो कीड़ा इन सभी को खा लेता है और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर भाई ये लोग इतने बड़े क्रीचर को कैसे हराएंगे। फिलहाल वो इससे बचने के लिए एक घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन इस घर के अंदर जाते ही मोमो और ओकरुन के कानों में जोर जोर से आवाजें बजने लगती हैं और ओकरुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होकर जीजी को खाने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।